बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्पेंसर का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट टाइम हमने इसका सेक्शन ए डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्पेंसर का कुछ इंट्रो वगैरह किया था। ठीक है, उसमें हमने हेल्थ केयर सिस्टम देखा था। उसके बाद पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम्स क्या होता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। जो हमारा सेक्शन बी है डिस्पेंसर में, वो है कि कुछ हमारी बॉडी के जो सिस्टम है हमने उसके बारे में देखना है, और उससे एसोसिएटेड जो डिजीज है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे तो क्योंकि कोई भी सिस्टम है, जो डिजीज काज करने वाली चीज होती है ना, वो होते हैं मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, या हम उसको मैक्रोब्स भी कहते हैं। तो मैक्रोब्स या मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस आ जाते हैं, फंजाई वगैरह, तो वो हमारे किसी भी बॉडी के सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं और कोई ना कोई डिजीज काज करते हैं। तो इन सिस्टम को पढ़ने से पहले हम इसमें माइक्रोबायोलॉजी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी नाम से शो है ये, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये दो वर्ड्स ग्रीक वर्ड से लिया गया है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है बेटा? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इफेक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। हाँ, इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या इफेक्ट होता है, और जो दूसरे जानदार होते हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट करते हैं, तो ये सारी स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। अच्छा, माइक्रोब्स क्या होते हैं बेटा? माइक्रोब्स, जिसको दूसरे लफ्जों में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, ये कोई भी एक स्मॉल क्रिएचर होती है दैट इंडिविजुअली इज टू स्मॉल टू बी सीन विद अनआइडेड आई। यानी कि ये इतना स्मॉल होती है कि हम इसको आम आंख से नहीं देख सकते। माइक्रोब्स में क्या क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, और उसके बाद आर्ची बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, मैक्रोरिक्टिसिया, ये सारे हमारे पास आ जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को आपने एक दफा गो थ्रो कर लेना है एमसीक्यूज के लिए। कि सबसे पहले जो आपको पता है कि 1665 में रॉबर्ट हुक था, उस साइंटिस्ट जिसने जो होती है माइक्रोस्कोप के अंदर छोटे छोटे स्मॉल सेल्स को देखा था। और उसके बाद लीवन हुक था बाद में, जिसने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था। ठीक है, तो ये सारा इसके अंदर स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर हम इसकी स्कोप की बात करते हैं, तो ये कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और कुछ हमारे लिए हार्मलेस भी होते हैं। ठीक है, हार्मलेस जो होती है, जो हमें फायदा पहुंचाते हैं, जैसे कि आपको पता है फर्मेंटेशन का प्रोसेस, इसमें यीस्ट यूज होता है दूध से दही बनाने में। इसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर हम जो होती है मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, उनकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। तो वहां पे भी जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को यूज किया जाता है, उनको काउंट किया जाता है। तो ये सारा इसके स्कोप्स में आएगा। उसके बाद बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में हम देखते हैं कि बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? लीवन हुक ने 1673 के अंदर। बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये स्मॉल मैक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनमें क्या होता है कि जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। बैक्टीरिया जो होती है वो सबसे इस पूरी यूनिवर्स में या इस अर्थ के ऊपर जो सबसे पहले लाइफ आई थी, वो बैक्टीरिया थे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। उसके बाद कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे कि मॉर्फोलॉजी के बेस के ऊपर हमें पता है इसमें चार शेप्स होती है। एक होती है कोकाई, कोकस, जिसकी स्फेरिकल शेप होती है। कुछ राड शेप भी होती है, जिसको हम बेसिलाई कहते हैं। कुछ स्पायरल शेप होते हैं स्प्रिंग की तरह, जिसको हम स्पायरलम कहते हैं। कुछ फिलामेंटस धागे की तरह होती हैं। तो ये इनकी कुछ क्लासिफिकेशंस है, ये आपने देखनी है। अब बेसिलाई को किसने डिस्कवर किया था? उस जो मुल्लर, उसका नाम है। ठीक है, और इस तरह कोकाई जो होती है उनको हम कोकस कहा जाता है। ये भी एक कोकास, जिसको बेरी की शेप होती है, और इनका आपने डायमीटर लाजमी करना है। बेसिलाई का क्या होता है और कोकाई का क्या है, ये आपने देखना है। अब कोकाई के आगे कुछ टाइप्स हैं, जिसमें कुछ डिप्लो कोकाई होती हैं जो पियर्स की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, और ये शेप जिस बैक्टीरिया में होती है, आगे हमने उसकी एग्जांपल्स भी दी हैं, तो आपने वो भी देखने। जैसे कि ये नाइजीरिया गोनेरिया में होती है और एन मेनिनजाइटिस में होती है। उसके बाद है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई जो होती है वो चैन की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, आगे उसके एग्जांपल्स हैं, और ये क्या डिजीज काज करते हैं ये भी आपने देखना है। जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस जो पायोजीन्स होते हैं, ये स्ट्रेप थ्रॉट, गले के अंदर इन्फेक्शन काज करते हैं। जो म्यूटेंस होते हैं वो टूथ डीके काज करते हैं। ठीक है, इस तरह जो लैक्टिस होता है वो यीस्ट वगैरह जो मतलब आता है यॉर्गेट्स वगैरह बनाने में हेल्प आउट करता है। ये सारे इसमें आते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेटा स्टेफलोकोकाई, जो कि रैंडम इरेगुलर ग्रेप्स लाइक इनकी शेप होती है, और आगे इसकी एग्जांपल्स भी हैं, ये आपने देखनी है। इसी तरह स्पाइरल में वेब ब्लू जो कॉमा शेप होते हैं। ठीक है, ये इसमें सारे इसकी शेप है।
नेक्स्ट आपने देखना है बेटा सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। जो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया जो होती है वो कहते हैं कि विद द एक्सेप्शन ऑफ माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो टीबी काज करते हैं, उसके अलावा जितना भी बैक्टीरिया होते हैं उन सब में सेल वॉल होती है। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है कि वो बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन करती है, उसकी शेप को डिटरमाइन करती है। आगे आपने उसकी केमिकल कंपोजिशन देखनी है कि सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, उसमें कुछ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन भी होता है, उसमें एन एसिटाइल ब्यूमेरिक एसिड्स होती हैं। अब अगली चीज आपने याद रखनी है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल डिफरेंट होती है और ग्राम नेगेटिव की डिफरेंस होती है, इन दोनों में आपने डिफरेंस भी देखना है, ठीक है। उसके बाद एक तो सेल वॉल हो गई है, उसके बाद इनमें दूसरी स्ट्रक्चर जो थी वो कैप्सूल। कैप्सूल क्या होती है बेटा, ये भी एक प्रोटेक्टिव जो लेयर होती है सेल वॉल के बाहर, और ये आमतौर पर प्रोटीन की भी बनी होती है। इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, इसमें कुछ जेल लाइक मटेरियल्स भी होता है। और उसके बाद ग्लाइकोलिक्स क्या होता है कि जो कैप्सूल होता है उसकी उसकी भी लेयर्स होती है, जो उसकी लूज लेयर होती है उसको हम कैप ग्लाइकोलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोलिक्स क्या होता है कि ये डेक्सट्रीन का बना होता है, जो कि बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है। अब इसका काम क्या है, इस ग्लाइकोलिक्स की मदद से जो बैक्टीरिया होती है ना वो होस्ट की सरफेस के साथ इजीली अटैच हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है बेटा, जैसा कि हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। वो एक सीमी फ्लूइड्स होता है, कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह, ये सारी चीजें। उसके बाद बेटा क्रोमोसोम्स, बैक्टीरिया में कोई वाजे तो न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक्स हैं, मीन विदाउट न्यूक्लियस। लेकिन इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद बेटा प्लाज्मेट। प्लाज्मेट क्या होते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स होते हैं डीएनए के, ठीक है, जो आगे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं। उसके बाद इसमें राइबोसोम्स होते हैं जो कि आरएनए और डीएनए की बॉडीज होती हैं, और ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प आउट करते हैं। इसमें कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं जिसमें ग्लोब्यूल्स ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन, लिपिड्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद वॉलिटन क्या होते हैं बेटा, ये फास्फेट के डिपोट्स होती हैं, ठीक है। जब हम स्टेनिंग टेक्निक में डाई करते हैं मुख्तलिफ कलर से, जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक होती है, तो उस वक्त ये हेल्प आउट करते हैं, ठीक है, डीपली ये स्टेन हो जाते हैं। उसके बाद मैग्नोस्टोन, ये कुछ बैक्टीरिया की अदर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो उसको एनवायरनमेंट जो उनके लिए प्रेफर्ड होता है उसकी में उसको एडजस्ट करने में हेल्प आउट करती हैं। उसके बाद कुछ सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा, कुछ बैक्टीरिया के बाहर सेल एनवेलप होता है, ठीक है। और इनकी केमिकल कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन की क्या है, फास्फोलिपिड्स की भी होती है, इसमें कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ये सारा इसमें आ जाता है। उसके बाद है इन्फेक्शन एंड डिसीज, ठीक है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो मुख्तलिफ बीमारी काज करते हैं। कुछ होते हैं पैथोजेनिक, जिसमें पैरासाइट्स वगैरह जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज काज करते हैं, और कुछ नॉर्मल फ्लोरा होता है वो विदाउट काजिंग डिजीज हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। कुछ रिलेशनशिप होते हैं बेटा, जैसे म्यूचुअलिज्म, जिसके अंदर नॉर्मल फ्लोरा जो हमारी बॉडी में रहता है वो जो ये हमारी बॉडी को फायदा दे रहा होता है, तो उसको हम सिम्बियोसिस भी कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से कुछ कॉमन स्लिज्म होते हैं जिसमें दोनों फायदा ले रहे होते हैं, तो ये चीजें आपने इसमें देखनी है। नेक्स्ट इसमें एक आपने ये चीज देखनी है कि ये जो नॉर्मल फ्लोरा होता है, ठीक है, वो कहाँ मौजूद होता है हमारी बॉडी में, मतलब कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स, कौन से स्ट्रक्चर्स होती है। ऑकरेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा हमारी बॉडी के सेवरल टिश्यू में होता है, जैसे स्किन में, ओरल कैविटी, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, वजाइना, ब्लड, यूरिन, स्टमक, इन सारी चीजों में मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद पैथोजेनिसिटी क्या होती है, पैथोजेंस क्या होती हैं, वेरुलेंस, वेरुलेंसी, ये कुछ डेफिनेशन है, आपने इनको जो होती है आप देख लेना है। अच्छा, ये तो थोड़ा सा मैक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने जो है ना मैक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था और वो जो डिजीज काज करती है उसके बारे में। नेक्स्ट हमारा जो बेटा टॉपिक्स हैं वो हमारा सिस्टम। अब उसमें सबसे पहले हम रिस्पायरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है। यहाँ से ये हमारे पास नेजल कैविटी, उसके नीचे फेरनेक्स, उसके नीचे लैरिंक्स, उसके नीचे ट्रैकिया, ट्रैकिया आगे ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, ब्रोंकाई जो होती है वो लंग्स में ओपन होती हैं, और वहां पे कुछ एल्वेलाई होती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें अंदर है। अच्छा, नेजल कैविटी, फेरनेक्स, लारिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, एल्वेलाई, हार्ट, ये सारी इसके अंदर आ जाती हैं।
रिस्पिरेटरी सिस्टम के हम बारे में पढ़ते हैं बेटा। आप सबको पता है कि ये सिस्टम जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिस्पिरेटरी, एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है कि अभी मैंने आपको बता दिया बेटा। इसमें कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो हमें सांस लेने में हेल्प आउट करते हैं। लंग्स इसके मेन ऑर्गन्स हैं, और इसके अलावा इसके अंदर अदर एक्सेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, जिसमें ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एल्वेलाई, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद डायफ्राम होता है बेटा, जिसके कुछ मसल्स होते हैं जो ऊपर नीचे मूव करने में हेल्प आउट करते हैं। उसकी कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। ये एनर्जी जनरेट करता है बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन लिविंग सेल्स। ऑक्सीजन इनहेल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होती है। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये सारे हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स और उनके फंक्शन आगे आपने देखने। जैसे पहला पार्ट बेटा नोज। नोज का काम क्या होता है कि इनहेलेशन में ज्यादातर यूज होता है। हवा जो होती है वो नेजल कैविटी की तरफ हमारी बॉडी के अंदर जाती है, और हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, इसको हम सीलिया कहते हैं, जो क्या करते हैं कि हवा को फिल्टर करके आगे भेजते हैं। इसी तरह बेटा लैरिंक्स, जिसको हम जो होती हैं एक क्या होता है कि कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। ये नेक के अंदर होता है और ये रिस्पिरेशन में भी हेल्प आउट करता है। इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स पड़े होते हैं। फेनेक्स जो हमारा गला होता है बेटा, इससे फूड वगैरह जो होती है वो गुजर के नीचे जाती है। ये हवा के लिए भी यूज होता है, ठीक है। और ये एक सवाल है कि सम टाइम जब आप कफ करते हैं वो ईट एयर, तो हमें कफ क्यों आती है? कफ हम इसीलिए आते हैं बेटा क्योंकि जो हवा का और खुराक का एक रास्ता होता है वो बेसिकली कॉमन है, ठीक है। वैसे तो वो ओपन रहता है, हवा उसमें से गुजरती रहती है, लेकिन जब हम फूड खा रहे होते हैं तो जो हवा वाला रास्ता होता है उसके ऊपर एक एपिग्लोटस, एक ढक्कन होता है, वो उसको बंद कर देता है, और जस्ट फूड वाला रास्ता ओपन हो रहता है। लेकिन जब हम कोई बेहतियाती करते हैं या हम हंसने लग जाते हैं पानी पीते हुए या कुछ खाते हुए, तो वो चीज फिर सांस की नाली में भी फूट चली जाती है, तो उसकी वजह से हमें कफ आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ट्रेकिया है बेटा, ब्रोंकाई, ठीक है, लंग्स, ये सारी चीजें आपने इसमें देखनी है। रिस्पिरेटरी ट्रैक में एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स होते हैं बेटा, नेजल केविटी, ये सेम वही चीजें हैं। उसके फंक्शंस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं। जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेटा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का काम करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाते हैं, और वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद ऑल्फेक्शन या स्मेलिंग, ठीक है, यानी कि स्मेल वगैरह का काम करते हैं, इसके थ्रू अंदर जाती हैं, ये सारी इसके अंदर आ जाए। अच्छा, ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने लाजमी देख के जाने हैं, क्योंकि आपके पेपर में 25 नंबर के तो जो सॉरी 50 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, 25। अच्छा, ये इसमें उसके बाद बेटा इसकी से रिलेटेड ये डिजीज हैं, जैसे नमूनिया। नमूनिया क्या होता है बेटा? ये बेसिकली लंग्स का इन्फेक्शन होता है, जो हमारे एक या दोनों लंग्स के ऊपर भी इफेक्ट करता है, और खास तौर पर जो लंग्स के अंदर ईयर सेक्स होती है, जिसका एल्विलाई कहती हैं, ठीक है, जो लंग्स के अंदर होती है उनमें पस जमा हो जाती है। ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है। इसके डायग्नोस के लिए हम इसके एक्सरे वगैरह करवाते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है। अगर तो वायरस की वजह से होती है तो हम एंटीवायरल देंगे बेटा, या हम एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है। ये सारे इसके ट्रीटमेंट। इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं? चेस्ट में पेन होता है, चिल, कफ, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, लो ऑक्सीजन लेवल, ये सारा इसके अंदर आ जाता है। और उसके बाद इसका डायग्नोसिस में सेम डॉक्टर के पास जाते हो बेटा, वो आपकी मेडिकल केस हिस्ट्री लेते हैं, और उसके बाद आपकी जो फ्लू होती हैं मतलब आपकी जो एक कॉमन सिम्टम्स होती हैं जैसे फ्लू, कोल्ड वगैरह, उसको देखता है। फिर उसके बाद वो आपको कुछ वैक्सीनेशन वगैरह देते हैं, ठीक है। ये सारा इसमें अंदर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री हो गई बेटा। उसके बाद डायग्नोस्टिक में चेस्ट एक्सरे किया जाता है, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री से आपकी पल्स रेट, ऑक्सीजन को चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद पीसीआर किए जाते हैं, ब्लड के टेस्ट होते हैं ये बेटा, सीटी स्कैन किया जाता है, ठीक है, प्लोरल कैविटी को चेक किया जाता है। जो लोग ज्यादा स्मोकिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, अल्कोहल का इंटेक ज्यादा करते हैं, और उनको जो होती है वो रिस्क के ऊपर होते हैं वो लोग, और या जिनको कोई पहले से इन्फेक्शन होता है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, ठीक है, या जिनको कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती हैं। प्रिवेंशन में वही कि हमने जो है ना हाइजीन का, गुड हाइजीन ख्याल रखना है, स्मोकिंग को क्विट करना है, वैक्सीनेशन हमने इसके लिए लेनी है, ये सारा इसमें आ जाता है। ये निमोनिकोकल कुछ वैक्सीन है बेटा, वो आपने देखनी है, जिस तरह हमारे पास फ्लू या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती हैं। और उसके बाद हमने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। और खाने के जो प्रॉब्लम्स अगर हमें है, हमें गले में कोई इन्फेक्शन फील होता है, तो हमने उसको टाइमली ट्रीट कर लेना है।
उसके बाद ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने करने हैं कि मेन काज क्या है नमूनिया की, साइन ऑफ नमूनिया क्या होते हैं, ठीक है, नमूनिया जो होती है वो सीरियस बीमारी है या नहीं है, ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, ये सारा, ठीक है, ये आपने इधर से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी करने हैं। ये कुछ डायग्राम्स है आप इसमें देख रहे हैं, ये नॉर्मल, और इसमें के अंदर जो इन्फ्लेम्ड है ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। और उसके बाद है बेटा ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज क्या होती है, ठीक है, एम्फिसीमा क्या है, ये भी क्रोनिक डिजीज है जिसमें रेस्पिरेटरी सरफेस डैमेज हो जाती है एल्वेलाई की, डस्ट केमिकल्स वगैरह की वजह से हो सकती है। सिनोसाइटिस जो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन जो नेजल कैविटी में बेटा उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और उसके बाद है हमारे पास है सीओपीडी है, ठीक है, जो कॉमन लंग्स की डिजीज होती है जिसमें क्या होता है कि एयर वे और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाती हैं, एम्फिसीमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से होती है। इसके आपने सिम्टम्स देखे हैं, लंग का कैंसर भी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है, मसल्स वीक हो जाते हैं। इसकी काजेज क्या है बेटा, ये तंबाकू के ज्यादा इंटेक की वजह से होता है, जो डस्ट वाले माहौल में लोग रहते हैं उनको ज्यादा होता है। इसकी ट्रीटमेंट में हमने जो होती है स्मोकिंग को क्विट करना है, हमने कुछ स्टेरॉइड लेने हैं, हमने कुछ जो होती हैं इसको करने के लिए इनहेलर्स वगैरह के थ्रू हमने ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करनी है। लिविंग विद सीओपीडी उसमें सिम्टम्स क्या होती हैं कि फ्लू वैक्सीन अगर है उनको तो पहले लेना चाहिए, ठीक है, ये सारी मतलब इसमें ये चीजें आ जाती हैं। इसमें ये शार्ट क्वेश्चन आपने बेटा करने हैं, इसके 5 सिम्टम्स क्या होती हैं, सीओपीडी को डायग्नोस कैसे करते हैं, तो ये इसमें सारा आ जाता है। आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।